नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बंगाल के नवाब के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, यानी आज की क्लास में हम जानेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में जानेंगे, यानी किस प्रकार बंगाल के नवाब बने और कैसे कैसे और कितने समय तक गद्दी पर रहे। और इनके बाद यानी बंगाल के नवाबों को हरा कर अंग्रेज़ों ने भारत की सत्ता अपने हाथों में कर ली। और उसके बाद अंग्रेज़ों के हाथों में भारत की सत्ता चली गई थी। तो आज की क्लास में इन सभी के बारे में जानेंगे। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी बंगाल का प्रथम नवाब कौन था। तो बंगाल का यदि प्रथम नवाब की बात की जाए तो मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम नवाब था, जो कि 1700 से लेकर 1727 तक गद्दी पर रहा था। अब बात आती है दोस्तों 1700 में बंगाल का दीवान औरंगजेब ने इसको बनाया था। यानी जो बंगाल क्षेत्र था ये मुगलों के अधीन था। और उस समय मुगल शासक कौन था, उस समय मुगल शासक था औरंगजेब। और इसी ने बंगाल का टैक्स वसूलने के लिए मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। अब इसी बात का इसने फ़ायदा उठाया, यानी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद औरंगजेब का एक पोता था अजीम उस शान और बरसे मुर्शीद कुली खां के बीच विरोध हुआ। अब विरोध होने का कारण क्या था। विरोध होने का कारण था दोस्तों, यानी जो औरंगजेब का पोता था अजीम उस शान, इसने कहा ओए मुर्शीद कुली खां, तुमको हमारे अधीन रहना होगा, क्योंकि तुमको दीवान हमारे बाबा ने बनाया है। लेकिन मुर्शीद कुली खां ने कहा कि बेटा जो भी कुछ थे वह तुम्हारे बाबा ही थे, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। तो इस प्रकार इनके बीच विरुद्ध हुआ था। अब मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, इसने कहा कि तुम्हारा क्षेत्र ढाका है, तुम्हें हमारे ढाका सेंटर से दिक्कत है ना, तो इसलिए हम अपना सेंटर बदल लेते हैं। तो इस प्रकार यानी इसके बाद मुर्शीद कुली खां ने राजधानी ढाका से मकसूदाबाद, जिसको दोस्तों मुर्शिदाबाद के नाम से भी जाना जाता है, तो पूछा जाता है यानी बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद बना ली थी। तो वह कौन था, मुर्शीद कुली खां था, याद रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यानी 1717 यानी 1717 में फर्रुखसियन ने बंगाल का सूबेदार बना दिया दोस्तों। यानी जो मुर्शीद कुली खां था इसको 1717 में फर्रुखसियन ने बंगाल का सूबेदार बना देता है। यानी पहले यानी 1700 में मुर्शीद कुली खां के पास केवल लगान वसूलने की शक्तियाँ थी, लेकिन 1717 में फर्रुखसियन ने इसको बंगाल का सूबेदार बना दिया। यानी सेना की शक्तियों के अधिकार भी इसको मिल गए थे। और इसके बाद दोस्तों इसने 1719 में उड़ीसा क्षेत्र को बंगाल में मिला लिया। याद रखें दोस्तों, इसने उड़ीसा क्षेत्र को बंगाल में मिला लिया। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिहार था और इसके नीचे उड़ीसा, तो इस क्षेत्र को इसने मिला लिया था। और इसके बाद यानी 1719 में इसने इजारेदारी प्रथा शुरू की थी। याद रखें दोस्तों, पूछा जाता है यानी इजारेदारी प्रथा का जनक किसे कहा जाता है। तो मुर्शीद कुली खां को इजारेदारी प्रथा का जनक कहा जाता है, जो कि बंगाल का प्रथम नवाब भी था। याद रखें दोस्तों। अब इसके बाद आता है यानी इसके बाद गद्दी पर कौन आया था। इसके बाद गद्दी पर आया था शुजाउद्दीन मोहम्मद खान आया था, जो कि इसका दामाद था। कौन था दोस्तों, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जो कि 1727 में गद्दी पर आया था और 1739 तक गद्दी पर रहा था। इसके बारे में दोस्तों इतना ज़्यादा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसके बारे में एक दो फैक्ट हैं। यानी इसने 1732 में बिहार को बंगाल में मिलाया था। बिहार को बंगाल में मिलाया था और बिहार का सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया था। याद रखें दोस्तों, यानी जब इसने 1732 में बिहार को बंगाल में मिला लिया था और इसके बाद बिहार को मिलाने के बाद इसने बिहार का सूबेदार किसको बनाया था, अली वर्दी खां को बनाया था, और जो कि आगे चलकर बंगाल का नवाब बनेगा। याद रखेंगे। अब तीसरा नवाब कौन था दोस्तों, तीसरा नवाब बना था सरफराज खान बना था, जो कि 1739 से लेकर 40 तक गद्दी पर रहा था। यानी मात्र एक वर्ष तक बंगाल का नवाब रहा था सरफराज खान, जो कि 1739 से लेकर 1740 तक। अब इसके समय जब ये सरफराज खान गद्दी पर आया तो इसके समय दोस्तों यानी सभी इसके खिलाफ हो गए थे। यानी 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था, जिसमें अली वर्दी खां, जिसको दोस्तों
बंगाल का जो है सूबेदार बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? शुजा के द्वारा जो है बनाया गया था। और जगत सेठ जो कि बंगाल का सबसे अमीर सेठ था, हाजी अहमद वर्सेस सरफराज खान, इन सभी के बीच जो है संघर्ष जो है हो गया था। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है दोस्तों सरफराज खान को गद्दी से हटाकर जो है अली बर्दी खां जो है स्वयं बंगाल का नवाब जो है बना था। अब चौथे नंबर पर कौन सा नवाब आया था दोस्तों बंगाल का बनकर? तो अली बर्दी खां जो है बंगाल का चौथा नवाब जो है बना था, जो कि 1740 से लेकर 1756 तक जो है गद्दी पर जो है रहा था। याद रखेंगे दोस्तों। यानी ये जो बंगाल के नवाब थे, ये 1717 से लेकर 1756 तक तो जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहे थे, और 1756 के बाद जो है ये कमज़ोर होना जो है शुरू हो गए थे। याद रखेंगे। अब अली बर्दी खां जब चौथे नंबर का बंगाल का नवाब बना, तो इसने क्या किया, इसके समय जो है जब अली बर्दी खां बंगाल का नवाब था, तो इसके समय जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो है मुग़ल शासक था। तो रंगीला को जो है 2 करोड़ रुपए देकर जो है आधिकारिक घोषणा करवाई कि मैं जो है वास्तविक संस्थापक हूँ। अब आधिकारिक घोषणा का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यानी जो मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, तो उससे कहलवाया कि मुझको जो है तुम आधिकारिक नवाब की जो है घोषणा करवाओ कि मैं जो है आधिकारिक नवाब हूँ। याद रखेंगे। और इसी के समय जो है मराठों का आक्रमण हुआ था। याद रखें दोस्तों, इसी के समय जो है मराठों का जो है आक्रमण हुआ था। याद रखेंगे। और उड़ीसा जो है मराठों को दे दिया गया था। याद रखें दोस्तों, उड़ीसा को जो है यानी जो उड़ीसा क्षेत्र थे, ये जो है मराठों को जो है दे दिया गया था। और यहाँ पर एक संधि हुई थी और 12 लाख रुपए वार्षिक जोतकर रघुजी भोंसले के साथ जो है ये संधि जो है हुई थी। याद रखेंगे। अब इसका जो है कोई पुत्र नहीं था दोस्तों, अली बर्दी खां जो है इसका जो है कोई भी पुत्र नहीं था। याद रखेंगे। और इसका जब कोई पुत्र नहीं था और इसकी जो है 5 बेटियां थीं, इसने अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब जो है बना दिया था। अब जैसे ही सिराजुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब बनाया, तो इसके करीबी लोगों में जो है एक आक्रोश पैदा हुआ। यानी जो अली बर्दी खां था, इसने जो है सब कुछ जो है सिराजुद्दौला के लिए जो है कर गया। अब इसको जो है गद्दी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने जो है हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार जो है इसका विरोध किया गया। और अली बर्दी खां का जो है कथन था कि यूरोपीय जो है ये मधुमक्खी हैं, यदि इनको छेड़ोगे तो ये जो है काट काट कर मार डालेंगे, अगर इन्हें दूर ही रखोगे तो ये जो है शहद देंगे। याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन बना है कि किसने जो है यूरोपीय को जो है मधुमक्खी कहा है, तो अली बर्दी खां ने जो है यूरोपीय को मधुमक्खी जो है कहा था। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अली बर्दी खां के बाद कौन आया गद्दी पर? सिराजुद्दौला आया था, जो कि 1756 से लेकर 1757 तक जो है गद्दी पर रहा था। और ये भी जो है दोस्तों 1 वर्ष तक जो है गद्दी पर रहा था, और इसको भी जो है गद्दी पर जो है हटाया गया था। सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 1757 तक जो है गद्दी पर रहा था। अब इसके करीबी लोगों ने जो है इसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। घसीटी बेगम जो है दोस्तों इसकी मौसी थी। मीर जाफ़र दोस्तों वहाँ का एक सेनापति था। राय दुर्लभ और जगत सेठ, ये दोनों जो है दोस्तों बंगाल के जो है अमीर सेठ थे। अमीचंद भी एक सेठ था, और शौकतगंज जो है इसका मौसेरा भाई था। तो इन सभी ने मिलकर जो है सिराजुद्दौला का जो है विरोध किया, और कहा है कि यानी जो अली बर्दी खां है, इसने जो है सभी कुछ जो है किसके लिए कर गया? ये सभी कुछ जो है सिराजुद्दौला के लिए जो है कर गए। इसको जो है गद्दी पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें जो है गद्दी पर होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है इसका विरोध जो है किया गया। अब इसके बाद जो है 1756 में जो है मनिहारी के युद्ध में जो है शौकतगंज को जो है मारा। यानी सबसे पहले सिराजुद्दौला ने जो है 1756 में जो है मनिहारी के युद्ध में जो है अपने मौसेरे भाई शौकतगंज को जो है मारा था। और इसके बाद 1756 से लेकर 1763 तक जो है दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध जो है चला था। याद रखें दोस्तों, इसके बारे में जो है आगे डिटेल से जो है जानेंगे। ये सप्तवर्षीय युद्ध जो है यूरोपीय है यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है लड़ा गया था। याद रखेंगे। यानी इसके बारे में जो है अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो जब जानेंगे अच्छे से, ताकि आपको जो है ठीक से समझ में आ जाए। अब फ्रांसीसियों में अंग्रेज़ों को जो है किलेबंदी करने का आदेश बंद कर दिया। याद रखें दोस्तों, यानी जो फ्रांसीसी व अंग्रेज़ थे, इनको जो है किलेबंदी यानी व्यापार आदि करने के जो है आदेश जो है किसने बंद कर दिए थे? सिराजुद्दौला ने जो है आदेश जो है इसको बंद जो है कर दिए थे। याद रखेंगे। और
जब जैसे ही इनमें आंतरिक युद्ध चढ़ा, यानी आंतरिक बंगाल में जो है आंतरिक युद्ध जो है चल रहा था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो है अंग्रेज़ों ने बिना पूछे जो है बंगाल में किलेबंदी जो है कर दी। और इसी बात से दुखी होकर जो है किसने, सिराजुद्दौला ने जो है अपनी सेना लेकर आया, और 20 जून 1756 को जो है एक विलय खोल या काल कोठरी की जो है घटना हुई। इसमें क्या हुआ था, इसमें यानी एक छोटी सी कोठरी थी, और इसमें जो है 146 लोगों को जो है तले ऊपर जो है भर दिया गया था। और इस विलय खोल की घटना का जिक्र किया है होलवेल ने, जो कि इन 146 लोगों में जो है शामिल था। और जब इस कोठरी को सुबह खोला गया तो इसमें से जो है दोस्तों केवल 23 लोग जो है जिंदा बचे थे। तो इस प्रकार जो है दोस्तों ये ब्लैक होल की घटना, और ये किसने की थी दोस्तों, इस ब्लैक होल की घटना में जो है सिराजुद्दौला ने जो है 146 लोगों को जो है बंद कर दिया था, जिसमें से जो है दोस्तों केवल 23 लोग जो है जिंदा बचे थे, और 123 की जो है मृत्यु हो चुकी थी, याद रखेंगे। अब इसके बाद फरवरी 1757 में जो है अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर पर जो है कब्जा कर लिया। दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो है अपनी सैन्यकरण जो है करना शुरू कर दिया, और सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है सेना भेजी, और सिराजुद्दौला को जब घेरा गया तो उसके बाद जो है चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया गया, चंद्रनगर पर जो है कब्जा कर लिया गया। और इसके बाद जो है अलीनगर की जो है संधि हुई, याद रखें दोस्तों। जब अलीनगर की संधि हुई तो इसमें जो है अंग्रेज़ों को क्या क्या मिला, किले बनाने का अधिकार और सिक्के ढालने का अधिकार जो है मिला था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों पलासी का युद्ध। यदि पलासी के युद्ध की बात की जाए, जब जैसे ही अंग्रेज़ों को जो है किले बनाने के अधिकार मिल गए और सिक्के ढालने के अधिकार मिल गए, तो इस बात दोस्तों इसके बाद जो है सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने जो है अपनी सैन्यकरण जो है करना शुरू कर दिया, और इसने कहा कि मैं जो है अंग्रेज़ों से लड़ूंगा। और इसके बाद जो है इसने अपनी सेना का जो है सैन्यकरण जो है शुरू कर दिया, और इसके बाद पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। अब इसमें सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर मदान वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जीता कौन था, रॉबर्ट क्लाइव जीता था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें जो सेनापति था मीर जाफ़र, इसने जो है सिराजुद्दौला को जो है धोखा दिया था, और इसी मीर जाफ़र को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है अपनी तरफ जो है मिला लिया था। और इसी कारण जो है दोस्तों इस युद्ध को जो है कौन हारा था, पलासी के युद्ध को सिराजुद्दौला जो है हार गया था। और इसी युद्ध से जो है जब अपनी जान बचाकर ये भागा, तो इसी मीर जाफ़र के लड़के ने जो है इसकी हत्या जो है कर दी थी, याद रखेंगे। अब जैसे ही पलासी का युद्ध खत्म हुआ और सिराजुद्दौला मारा गया, तो अगला नवाब कौन बना था, अगला नवाब बना था मीर जाफ़र बना था, जो कि 1757 से लेकर 1760 तक जो है गद्दी पर रहा था। ये जो है दोस्तों मीर जाफ़र जो है ये एक अयोग्य नवाब जो है साबित हुआ था, और इसकी जगह पर जो है दोस्तों मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब जो है बनाया गया था, जो कि 1760 से लेकर 1763 तक जो है गद्दी पर जो है रहा था। लेकिन इस मीर कासिम ने क्या किया, इसने मीर कासिम ने जो है अपने सैन्यकरण जो है करना शुरू कर दिया, और इसने जो है अंग्रेज़ों को हराने की जो है योजनाएं बनाने लगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों को पता लगा कि ये जो मीर कासिम है ये जो है हमारे ही खिलाफ साजिश कर रहा है, तो इसको हटाकर जो है दोबारा किसको गद्दी पर लाया गया था, दोबारा गद्दी पर लाया गया है मीर जाफ़र को, याद रखेंगे। यानी 1760 में जो है दोस्तों मुंगेर की संधि हुई, याद रखें दोस्तों 1760 में जो है मुंगेर की संधि हुई, और इसके बाद राजधानी इसने मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थापित कर ली थी। दोस्तों यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो है बना है, यानी बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर बनाई थी, तो कौन था दोस्तों, मीर कासिम था, याद रखें दोस्तों, जो कि 1760 से लेकर 1763 जो है बंगाल का नवाब जो है रहा था, याद रखें दोस्तों। अब जैसे ही ये जो है सैन्यकरण करना शुरू कर दिया, और इसके बाद जो है दोस्तों इसको जो है अंग्रेज़ों ने जो है हटा दिया, और इसकी जगह पर दोबारा किसको लाए थे, इसकी जगह जो है दोबारा लाए थे मीर जाफ़र को, जो कि 1763 से जो है 1765 तक जो है गद्दी पर जो है रहा था। अब इसी के समय जो है जब मीर कासिम को गद्दी पर से हटाया, तो इसने जो है कहा, इन अंग्रेज़ों ने जो है मुझको जो है गद्दी से हटाया, मैं जो है इनके खिलाफ जो है युद्ध करूंगा और इनसे जो है लड़ूंगा। अब मीर कासिम के समय दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अंग्रेज़ों की तरफ से था हेक्टर मुनरो वर्सेज मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब रह चुका था। सिराजुद्दौला अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि
मुगल सम्राट था। तो इसने जो है सभी को न्योता दिया था, यानी इन अंग्रेज़ों को जो है अभी भजाना होगा, नहीं तो ये हम सभी पर जो है अधिकार कर लेंगे। तो इस प्रकार जो है इसने पूरे भारत में जो है न्योता जो है दिया था। लेकिन हेक्टर मुनरो जो है इस युद्ध में जो है जीता था। याद रखें दोस्तों, मीर कासिम जो है अपनी जान बचाकर जो है भाग गया था और शुजा-उद-दौला व शाह आलम द्वितीय को जो है पकड़ लिया गया था, यानी इनको जो है घेरा गया था और इनके बीच जो है कुछ संधियाँ जो है हुई थी, यानी इलाहाबाद की 2 संधियाँ जो है की गई थी। इलाहाबाद की 2 संधियाँ कौन-कौन सी थी और कब-कब जो है हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1965 को हुई थी और दूसरी संधि की बात की जाए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें कहा गया था शाह आलम द्वितीय जो है 26 लाख रुपए वार्षिक हर्जाना देना होगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलेगी। याद रखें दोस्तों, यानी जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र था, इसका जो टैक्स वसूल कर शाह आलम द्वितीय लाएगा और उसको जो है किसको देना होगा? उसको जो है अंग्रेज़ों को जो है देना होगा। अब हारा हुआ है, मानना पड़ेगा। नजमुद्दौला को जो है 53 लाख रुपए अंग्रेज़ों ने दिए। अंग्रेज़ों ने अपने पास से नहीं दिए, बल्कि शाह आलम द्वितीय से दिलवाए नजमुद्दौला को निजामत के लिए और यहाँ की जो है यानी कानून की जो है बंगाल की जो है कानून व्यवस्था व न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए जो 53 लाख रुपए जो है नजमुद्दौला को जो है दिलवाए थे अंग्रेज़ों ने। किससे दिलवाए थे दोस्तों? शाह आलम द्वितीय से जो है दिलवाए थे। याद रखेंगे। अब दूसरी यदि संधि की बात की जाए तो इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? तो द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी। ये हुई थी दोस्तों अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच जो है हुई थी। इस संधि पर जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है हस्ताक्षर जो है किए थे। इसमें इलाहाबाद का किला जो है शाह आलम द्वितीय को जो है दे दिया गया था और कहा गया था कि इस किले की जो है लगान वसूल कर जो है हमको देना होगा और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से जो है 50 लाख रुपए वार्षिक 50 लाख रुपए जो है बक्सर युद्ध का जो है खर्चा लिया गया था और बंगाल में जो है द्वैध शासन जो है 1765 से 1772 तक जो है रहा था। याद रखेंगे। अब इसके बाद जो है कौन आया दोस्तों? सैफुद्दौला आया, जो कि 1766 से लेकर 1775 तक जो है बंगाल का नवाब जो है रहा था। याद रखेंगे। अब इसके बाद यानी पूछा जाता है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक-उद-दौला जो है, जो कि 1765 में जो है बना था बंगाल का नवाब। तो ये जो है बंगाल का अंतिम नवाब था, जो कि कब से कब तक रहा था? 1775 में बैठा था और 1775 तक यानी कुछ ही महीनों तक जो है बंगाल का नवाब जो है रहा था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।